यूपीएससी की प्रक्रिया में आवश्यक है कि व्यक्ति एनसीईआरटीज़ को ठीक तरीके से कवर करे। इसी प्रक्रिया में आज हम लेकर के आए हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की इकाई 2। इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित प्रक्रिया को समझेंगे और इसका ऑडियो आर्टिकल आपको इसमें मिलेगा। अध्याय 2 जो कि इकाई 2 से संबंधित है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में है। अब हम शुरू करते हैं। क्या आपको कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बचपन से ही तारों भरी रातों में हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। पृथ्वी की आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 में गणितज्ञ लॉपलेस ने इसका संशोधन किया, जो कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यातव्य रहे, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस चीज़ को पूर्णतः ध्यान रखना है कि एक वायव्य राशि परिकल्पना थी जो कि इमैनुअल कांट की थी। उसका वर्णन यहाँ पे नहीं है, तो आप नोट कर लीजिएगा। इसको निहारिका परिकल्पना के नाम से जानता है। आगे, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यहाँ धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेराल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी के रूस के आटो स्मिट व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना के कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था। इनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों से की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और आवृत्ति प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। विभिन्न आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं, जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ, जिनको आप चित्र नंबर 2.1 में देख सकते हैं, जो कि बिग बैंग के वर्णन से संबंधित है। इसकी व्याख्या आगे है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। पैराग्राफ। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इस विकल्प
स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। इसे निहारिका कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। बहरहाल, यहाँ प्रकाश वर्ष को समझ लेते हैं। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 गुणे 10 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 प्रकाश वर्ष है। ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले ससंजन अर्थात अणुओं में परस्पर आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संघटन यानी जिसको इंग्लिश में कोलिजन कहते हैं की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंडों के ग्रहों के रूप में बने। सौर मंडल क्या है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौर मंडल में सूर्य जो कि तारा है, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्टेरॉयड अर्थात धूमकेतु एवं वृहद मात्रा में धूलिकण व गैस हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रह पृथ्वी की भांति ही सैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह का या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ यहाँ बृहस्पति से लिया जाता है। तात्पर्य है इसका कि इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना एक सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में, जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौर मंडल से संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 में दिए गए हैं। भीतरी ग्रह पार्थिव हैं, जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं। ऐसा क्यों है? इसके संदर्भ में आप पहले पढ़ चुके हैं। इसको जो है तो आप बारी बारी से देखते रहें और ध्यान लगा करके पीछे वाले टॉपिक को नहीं भूलें। कनेक्टिविटी बना करके रखें ताकि समझ में आपको बेहतर तरीके से आए। हाँ, ये सारणी जरूर देखें। सारणी नंबर 2.1 ये सौर मंडल इसमें लिखा हुआ है। इसके संदर्भ में घनत्व को लेकर के है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। जैसा कि अभी अभी मैंने पढ़ा है, 2006 में प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसलिए इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखें, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत न हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। ठीक है, ग्रहों के बारे में आपने पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। तत्पश्चात चंद्रमा के संदर्भ में क्या है, अर्थात ग्रहों के संदर्भ में जो सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत है, वो बिग बैंग सिद्धांत है। अब चंद्रमा के संदर्भ पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधित मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततोगत्वा टूट गया। इसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इसमें किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया है। देखिए, आपने क्या पढ़ा था, बिग बैंग थ्योरी किसके संदर्भ में थी, पृथ्वी के निर्माण के संदर्भ में कर रही थी। लेकिन यहाँ अगर चंद्रमा के निर्माण के संदर्भ में, चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में किस थ्योरी की बात आती है, तो उसका नाम क्या है, द बिग स्प्लैट। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टाने, वीरान, गर्म और पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक ऐसे घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं से इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम में अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रवावस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए। हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा यह पृथ्वी की भूपरपट्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन अर्थात डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट यानी गियांट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी जिसे क्रस्ट कहते हैं, प्रावार जिसे मेंटल कहते हैं, बायक्रोड या आउटर कोर और आंतरिक कोर यानी इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।
वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडल गैसों का हाश है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प में वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। तो देखिए, प्रॉपर देखिए तीनों अवस्थाओं को। पहली अवस्था क्या है? आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का हास, यानी जो पुरानी वायुमंडलीय गैस उनका क्या हुआ? हास हुआ, अर्थात खत्म हुई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली, यानी अभी ऑक्सीजन आई होगी जी नहीं। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर में निकली भाप एवं जलवाष्प में वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना, इसमें जैवमंडल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जैसे ही चालू होगी वैसे ही ऑक्सीजन आना शुरू होगा और सामान्य जन जीवन प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक वायुमंडल, आगे का पैराग्राफ देखिए। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालीन वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन या डीगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी। ध्यान रखिएगा, देखिए पॉइंट करिए उसको। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इसमें हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पहले पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, आगे देखते हैं जीवन की उत्पत्ति, जो कि अंतिम पैराग्राफ है। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव अर्थात कार्बनिक अणु अर्थात कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। अच्छा, इसी चीज को आप जब पर्यावरण पढ़ रहे होंगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप किस चीज को पढ़ रहे होंगे? चक्रण, कि पदार्थ का चक्रीय प्रवाह होता है। कनेक्ट करके पढ़िए, इंटरकनेक्ट रखिए इसको, दोनों चीजों को। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोषीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो भूवैज्ञानिक काल माप क्रम पृष्ठ नंबर 18 में दर्शाया गया है। इसको ध्यान पूर्वक देखें, ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं और समझ में आता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ा, जो सारणी दी हुई है उसको आप क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। खासकर पीसीएस के स्तर पर, यूपीएससी पे कॉन्सेप्ट के स्तर पर इन चार्टों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो हम देखते हैं इसको, भूवैज्ञानिक काल माप क्रम क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ,
नीचे से ऊपर की ओर। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका देख लीजिए, ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर, यानी प्रारंभ कहाँ से हो रहा है उस चीज़ को देखना है। आपने पढ़ा होगा इयॉन्स, इरा, पीरियड या इपॉक, युग। युग वो कलयुग वाला नहीं, सतयुग वाला, ठीक है ना। ये ज्योग्राफिकल युग है, इपॉक जिसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। आयु क्या है, सालों में जिसको दर्शाया गया है, और इस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, इन चीज़ों को भी आपको देखना है। देखिए शुरू करता हूँ, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, इसके बाद सुपरनोवा हुआ, उसके पश्चात तारों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, इसी दौरान देखिए क्या हो रहा है, सूर्य की उत्पत्ति हो रही है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सबसे अंतिम, ये जो चार्ट है इसका सबसे अंतिम लाइन देखिए इसकी जो है, सबसे पहले क्या हुआ, बिग बैंग हुआ 13.7 अरब वर्ष पहले। सुपरनोवा कब आया, 12 अरब वर्ष पहले। तारों की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा ले, पहले तारे आए कि पृथ्वी आई, पृथ्वी की आयु आई कि तारे आए। तो ये चीज़ बराबर आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने पहले पढ़ा पैराग्राफ में जो थे इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है, हूबहू एनसीईआरटी, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान रहे, इसलिए मैं इसमें दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हेडियन, जिसमें प्री कैम्ब्रियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री कैम्ब्रियन युग 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष। इसमें 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले, 3.8 अरब से 4.8 अरब वर्ष पहले, ठीक है। अब इसकी देखिए, हेडियन में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। सबसे अंतिम वाला देखिए, विशेषताएं क्या है, सबसे मेन चीज घटना है। किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप पढ़ें तो घटनाएं क्या हैं जिसका प्रभाव पड़ा ऐतिहासिक दृष्टि हो, चाहे पृथ्वी हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल्चर पढ़ रहे हो, कोई शासक है तो शासक कब जिया कब मरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट पॉइंट, उसके समय में ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई जो लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ रही है समाज में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आद्य महाकल्प, महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण, महासागरों वायुमंडल में ब्लू ग्रीन शैवाल। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, इसमें किसी जीव का नाम नहीं सुना है आपने, क्या सुन रहे हैं यहाँ पे, ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोशीय जीवाणु। इसके बाद क्या है, प्राकजीव में, प्रोटोजीव में क्या आए हैं, कई जोड़े वाले जीव, ठीक है। आगे बढ़िए, पूरा जीव करोड़ वर्ष से पहले, 57 करोड़ वर्ष पहले। इसमें क्या है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, प्रवालविद सिलेरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये नीचे से ऊपर की ओर जाने पर उम्र में क्या आएगी, कमी आएगी। इस चीज को विशेष रूप से दिमाग में बैठा ले, उल्टा नहीं पढ़ें। स्थल पर कोई जीवन नहीं, कैम्ब्रियन में देखिए, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, यानी अभी कौन नहीं आए हैं, रीढ़ की हड्डी। देखिए रीढ़ की हड्डी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि व्यक्ति चलने में व्यक्ति को क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, समझ रहे हैं, व्यक्ति मजबूत होता है। तो अभी रीढ़ की हड्डी नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा, स्तनधारियों के स्तर पर चीज देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह, पौधे, पहली मछली। स्थल व जल पर रहने वाले जीव, पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव। पर्मियन में क्या है, रेंगने वाले जीवों की अधिकता, जल स्थिचर। इसके बाद क्या है, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। कई बार ऐसे ही रखा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित को कालक्रम जमाएं, तो ध्यान रखिएगा। जुरैसिक आपने पढ़ा था क्या, मूवी में देखा होगा, जुरैसिक पार्क, डायनासोर वाला सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ये वो सच है। वो ट्रियासिक, मेंढक व समुद्री कछुआ, तो मेंढक पहले आया कि डायनासोर, मेंढक। जुरैसिक, इसमें कौन आया, डायनासोर का युग। क्रिटेशियस, डायनासोर का विलुप्त होना। तृतीय कल्प, इसमें क्या है, पुरानूतन, अधिनूतन, आदिनूतन, अधिनूतन, अल्पनूतन और अनिनूतन, अतिनूतन। छोटे स्तनपाई, इसमें सबसे पहले कौन आ रहे हैं, इस छोटे स्तनपाइयों में चूहे इत्यादि आ रहे हैं। मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुस आ गया था, देखिए अधिनूतन, टर्शियरी में आ गया था वन मानुस, ध्यान रखिएगा। जंतु में क्या आया, खरगोश। वन मानुस, फूल वाले पौधे, यानी फूल वाले पौधे कब आए हैं, ध्यान रखिएगा। पहले शैवाल आए कि फूल वाले पौधे, सॉरी शैवाल आए, बाद में फूल वाले पौधे आ रहे हैं और वृक्ष आ रहे हैं। अभिनूतन में आरंभिक मनुष्य के पूर्वज जो आज के हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल वगैरह आप पढ़ते हैं जो है, ये सब अभी आए। इसके बाद में क्या आएगा, होमोसेपियंस, जो आज का मानव है, जो बुद्धि और विवेक का अधिक प्रयोग करता है, जिसके संदर्भ में विवेक और न्याय के संदर्भ में अरस्तु, प्लेटो जैसे विचारक बहुत सारे अपने विचार देखे गए हैं। ये चतुर्थ कल्प में आए हैं, क्वाटरनरी में आए हैं, अभिनव अत्यंत नूतन युग में आए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रक्रिया क्या रही, पृथ्वी का विकास किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों आज का सिस्टम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे वाला जो है, आगे की इकाई हम जिसको बोलेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अध्याय 3 को हम आगे अपने एक सेपरेट आर्टिकल में देखेंगे। इस तरीके से मैं सेपरेट आर्टिकल बनाता रहूँगा, प्लीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है।